सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। तो इसका उत्तर होगा साउथ जोन ने। तो देखो एक स्टैटिक प्रश्न तो यहीं से आपका क्लियर होता है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट आंसर होगा। अभी इसका आयोजन हुआ 24 जुलाई को शुरू हुआ और ये 3 अगस्त तक चला। इसको जीता है साउथ जोन ने और आप कह सकते हो साउथ जोन का ये नवा खिताब है। 9 बार ये जीत चुका है इस ट्रॉफी को। और साउथ जोन ने किसे हराया या उप विजेता कौन रहा, तो आंसर होगा ईस्ट जोन। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रियान पराग। ये ईस्ट जोन के खिलाड़ी हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूं जहां पे आप गलत कर सकते हो एग्जाम में प्रश्न। यहां पे हमने देवधर ट्रॉफी की बात करी है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि दलीप ट्रॉफी 2023, इसका संबंध भी क्रिकेट से है, इसको किसने जीता, तो इसका उत्तर भी होगा साउथ जोन। तो अब आपको फायदा हो गया, दोनों ट्रॉफी को साउथ जोन ने ही जीता है, कैसा भी प्रश्न आ जाए। लेकिन गलती क्या कर दोगे, अगर वो उप विजेता पूछ ले कि रनर अप कौन रहा, तो फिर दलीप ट्रॉफी के केस में उप विजेता रहा वेस्ट जोन और यहां हमने देखा देवधर ट्रॉफी में उप विजेता रहा ईस्ट जोन। और देखो इसे याद कैसे रख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊं। तो सूर्य देवता बोलते हैं, हमारे देवता हैं, वो पूजते हैं, मतलब भारतीयों में ये भारत में पूजनीय है सूर्य भगवान। तो सूर्य देवता कहाँ से उदय होते हैं, पूरब से, ईस्ट से। तो इस तरह से आप ध्यान रख लो कि देव की बात होगी, देवधर ट्रॉफी की देवता की बात होगी, तो उप विजेता है ईस्ट जोन। इसी तरह से याद रखना, अभी ईरानी ट्रॉफी 2023 हुआ, उसको किसने जीता, शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा के। लेकिन पूछे रणजी ट्रॉफी किसने जीती, तो सौराष्ट्र ने जीती है बंगाल को हरा करके। तो क्रिकेट से संबंधित ये 4 ट्रॉफीज मैंने आपको यहां पर रिवाइज करा दी। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये चारों आपको याद होनी चाहिए। और अभी कुछ दिन बाद हम देखेंगे एक और ट्रॉफी होगी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता, तो आंसर होगा भारत ने। अब ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की। और ये हुई कहां पे, जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में। और अभी भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बात करें अगर भारतीय महिला कंपाउंड टीम की, तो कौन कौन है उसमें, तो एक है ज्योति सुरेखा वेन्नम, एक है परनीत कौर और एक है अदिति गोपीचंद स्वामी। इनकी टीम ने इसमें गोल्ड जीता, भारत को गोल्ड दिलाया, भारत का पहला गोल्ड। और इन्होंने बात करें फाइनल में किस टीम को हराया, मैक्सिकन टीम को हराया। तो इस प्रश्न से जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। देखो अगर क्रैक एग्जाम चैनल पे आप यानी कि हमारे चैनल पे अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो मेरा मकसद यही रहता है क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो मैं आपको दूं। क्योंकि करंट अफेयर्स 10 या 20 क्वेश्चन का नहीं है, डेली आपको पढ़ना पड़ रहा है। और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन में फालतू जानकारियां देने से, भर भर के जानकारियां तो बहुत मिल जाएगी आपको, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो सिर्फ वही जानकारी आप याद रखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है ना, छाछ से मक्खन निकाल लो, बाकी छाछ छोड़ दो, मक्खन ज़्यादा महंगा है, मक्खन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी, ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। और भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हमने गोल्ड जीता। कंपाउंड टीम में कौन कौन रही वो मैंने आपको बता दिया। फाइनल में किसको हराया हमने, मैक्सिकन टीम को हराया, बस खत्म। अब तीरंदाजी से प्रश्न अगर कोई बनता है करंट अफेयर्स में पहले बना हो, तो मैं वो भी आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको पता है। एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी कुछ महीने पहले पढ़ा था हमने, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप हुआ था, वो आयरलैंड में हुआ था। उसमें भारत ने टोटल 11 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड आए थे, 1 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब यहीं से एक और आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा कि 2025 में ये जो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है ये कहाँ पे होगी। देखो 2023 वाली तो कहाँ पे हुई, आयरलैंड में, और 2025 वाली कहाँ पे होगी, विनिपेग कनाडा में होगी। ये ध्यान रखना। अब बताओ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, विनिपेग कनाडा में किसकी मंडी पाई जाती है।
अच्छा, हमारी कुछ आर्चरी प्लेयर है, तीरंदाजी प्लेयर है, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर न्यूज़ में रहती है। जैसे कि पूछ ले आपसे स्टैटिक में कि पूजा जातियान का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। ये इंपॉर्टेंट नाम है। और दीपिका कुमारी का नाम याद रखना, तीरंदाजी से इनका संबंध है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है आपका। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित कौन सी योजना है? तो आंसर होगा नया सवेरा। एक्चुअली में इस योजना को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया था। ये आज की योजना नहीं है, ये पहले शुरू हो चुकी है। कब शुरू हुई थी बात करें तो 17 जुलाई 2017 को। और याद रखना, इस नया सवेरा योजना को फ्री कोचिंग एंड अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको मुफ्त में कोचिंग दी जाए ताकि वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो सके। अब ये योजना भी चर्चा में क्यों है? तो अभी सरकार ने इसका डेटा लॉन्च किया है, जिसमें बताया गया कि इस योजना से अभी तक 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज। और हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। अब फ्री कोचिंग की बात आई है तो आपके माइंड में फटाक से क्लिक करना चाहिए। देखो, अपने पढ़ाने का तरीका यही है। अब जैसे फ्री कोचिंग बोला ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार फ्री कोचिंग से संबंधित तो और भी कई योजनाएं हमने पढ़ी है। एक तो आपको याद आएगी, राजस्थान ने फ्री कोचिंग के लिए एक योजना चलाई थी। कौन सी? अनुप्रति योजना। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक फ्री कोचिंग के लिए योजना चलाई थी। कौन सी? अभ्युदय योजना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसके अलावा कोई और स्टेट भी है क्या जिसने फ्री कोचिंग से संबंधित कोई योजना चलाई थी? ये मेरा आपसे प्रश्न है। अगर है तो कौन सी है, और नहीं है तो मना करो। हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नाम से एक योजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने विदेशी प्रवासियों को जो केरल राज्य से हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये शुभ यात्रा नाम से एक योजना शुरू की है। तो इसमें पात्र उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब अगर आप केरल निवासी हैं, केरल में रहते हैं और आप पहली बार विदेश जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो शुरुआत में आपके जो भी खर्चे होंगे वहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, ठहरने का, तो शुरुआत में खर्चे तो होंगे ना, तो उसके लिए ये केरल सरकार पैसा देगी आपको। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और फिर आपकी नौकरी लगते ही आप चुका देना। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को हम गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहते हैं। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है, जहाँ पे आपको विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन मिलेगा। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और इडुक्की डैम आपको यहीं पे मिलेगा, पेरियार नदी पे। अच्छा, आपने पढ़ा था अभी कि नीति आयोग की सहायता से देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा केरल में। और केरल सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर अपने राज्य की रैंकिंग करने वाला ये पहला राज्य बना था। और अभी पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है केरल। मतलब यहाँ पर सारी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन आ चुकी है। और अभी दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल ये तिरुवनंतपुरम में होगा। उसके अलावा भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF+ जिला बना था केरल का वायनाड जिला। अभी केरल में ही एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू हुई थी। और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना ये कहाँ पे शुरू हुई? केरल के कोच्चि में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये केरल का कोल्लम है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे शुरू हुई? केरल में। अभी जो आपका फ्रेंचेक्स एक्सरसाइज हुआ था ना फ्रांस और भारत के बीच में, वो केरल की तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और अभी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट ये केरल हाईकोर्ट बना। केरल की क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? मलयालम, ये भी ध्यान रखना। और क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो एक तो कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। और हमने पढ़ा था अभी जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये भी आपका केरल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना केरल से। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नवा मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो यह है मालाबार नदी महोत्सव। इस बार ये इसका नवा संस्करण हुआ। कहाँ पे? तो केरल में। आप जानते हो केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो कहाँ हुआ होगा? केरल में। और केरल में कहाँ? केरल के कोझिकोड में। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसमें क्या होता है? पानी में प्रतियोगिताएं होती है, जो खेल प्रतियोगिताएं होती है पानी की, बोटिंग वगैरह से संबंधित,
वो इसमें होती है। और इसमें जो पुरुष विजेता रहता है उसे रैपिड राजा कहा जाता है, और जो महिला इसमें विजेता रहती है उसे रैपिड रानी कहा जाता है। जो तो वो बात हो गई, तू चोरों का राजा, तू चोरों की रानी, तू है रैपिड राजा, तू है रैपिड रानी। बढ़िया है। तो केरल के समुद्री तट को मालाबार तट और तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट। अच्छा, मालाबार से याद आएगा, मालाबार एक्सरसाइज होती है किन के बीच? क्वाड देशों के बीच। और क्वाड में कौन कौन से 4 देश आते हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आता है। अभी 2023 में क्वाड समिट कहाँ पे हुई? तो ये जापान में हुई, जहाँ पे G7 समिट हुई थी। एक्चुअल में कहाँ पे होनी थी? अगर प्रश्न ऐसा आ जाए ना एक्चुअल में होनी कहाँ पे थी, तो ये एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन कहाँ पे हुई फिर? ये जापान में हुई। और ये भी याद रखना, अगले 2024 में क्वाड समिट को होस्ट करेगा कौन? भारत। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के एक चिड़ियाघर में हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया, और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है, जबकि विश्व में ऐसा दूसरी बार हुआ है। विश्व में अब आप पूछोगे कि ऐसा पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो वह भी मैं आपको बता दूं, फ्रांस में हुआ था। अच्छा, ऐसा किया क्यों हमने? आपको पता है, हिमालय गिद्ध ये संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, यानी कि लुप्त होने के कगार पर है। IUCN की लाल सूची में है ये, इसीलिए उनका ये कैप्टिव प्रजनन किया गया। अब कैप्टिव प्रजनन ये शब्द आप सुनोगे, ये मतलब क्या हो गया इसका? तो जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर, खेतों में, चिड़ियाघरों में या बंद सुविधाओं में प्रजनन कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कैप्टिव प्रजनन कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना। अब हमने कहा ये हिमालय गिद्ध ये प्रजनन कहाँ करता होगा? ठंडे इलाकों में करता होगा, लेकिन हमने इसका प्रजनन कराया कहाँ पे? चिड़ियाघर में, क्योंकि ये प्रजाति खतरे में है, तो हमें इसका संरक्षण करना है। अब यहीं से एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है, हो सकता है आपके भी माइंड में आ रहा हो। चलो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र ये स्थापित कहाँ पे किया गया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ये याद रखना प्रश्न। और हिमालय दिवस ये कब मनाते हैं अपन? ये 9 सितंबर को मनाते हैं। अब देखो, बात यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। और आपको याद होगा, असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा ये लगाया गया था, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा। अंबुबाची का मेला यहीं पे लगता है, कामाख्या देवी मंदिर में। और भारत का नवीनतम नेशनल पार्क वो यहीं आपको मिलेगा, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। कौन सा? उससे पहले 6ठा नेशनल पार्क था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी 5 नेशनल पार्क और कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। एक नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हो गया, और औरंग नेशनल पार्क। वांचुआ महोत्सव भी हम यहीं पे मनाते हैं। अभी असम ने अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये असम में शुरू हुई, असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा असम में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा मासी पोर्टल। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मासी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश भर में बाल अधिकार के संरक्षण को बढ़ावा देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन करना, उनकी निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मासी पोर्टल में मासी की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस अभी न्यूज़ में थी, तो एक तो आपको याद है ई अमृत एप्लीकेशन, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था ई व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए। और ई सरस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। काहे के लिए? जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसके जो उत्पाद होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचने के लिए। और अभी हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने सागर संपर्क नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। नंदी पोर्टल इसको लॉन्च किया था पशुपालन मंत्रालय ने। और अंतर्दृष्टि पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी,
इसने अभी CU चयन पोर्टल को लॉन्च किया और ई समाधान पोर्टल को भी लॉन्च किया था। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 4वीं से लेकर 9वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए ये वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू की गई है। मतलब स्कूल में जो लाइब्रेरी होगी, जो पुस्तकालय होगा, वहाँ पर सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध होंगी ताकि बच्चा उनको पढ़े। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो सभी तरह की किताबें वहाँ पे उपलब्ध होंगी। पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए है ये योजना। अच्छा, तमिलनाडु को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी तक न्यूज़ में रही हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। चलो पहले तो बताओ, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिनके उत्तर आप आराम से दे पाओगे। सुनते जाना और उत्तर करते जाना, और नहीं याद तो याद रखते जाना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ये किसने शुरू की? अभी हरियाणा ने। अच्छा, क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य भी अभी कौन सा बना था? हरियाणा। क्रेच नीति मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ इसके बारे में। अभी वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, यूँ बताओ, अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो मेरी माटी मेरा देश। अच्छा, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसने शुरू की? हरियाणा ने ही। अभी एक मारा परियोजना शुरू की थी उड़ीसा ने। और ग्रामीण आवास न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की। जबकि सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश ने। और भी बताओ, विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना किसने शुरू की? राजस्थान ने। और कौशल्या मातृत्व योजना ये है छत्तीसगढ़ की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं अभी आपके न्यूज़ में रही थी, इनको ध्यान रखना। और आप में से कोई इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चिंता मत करो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो हम फटाफट सीरीज करते हैं वहाँ पे टॉपिक वाइज सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ शॉर्ट में। जैसे योजनाओं पे हमने बात करी तो सारी योजनाएं जैसे 10 या 8 जो भी योजना होगी वो वहाँ पे लिख करके लेकर के आऊँगा, इंग्लिश वालों के लिए भी, हिंदी वालों के लिए भी। और फिर मैं आपका टेस्ट भी लूँगा, डायरेक्ट रिविजन नहीं कराऊंगा। भाई आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है ना, तो मैं टेस्ट तो लूँ, आप अपना एनालिसिस तो करो कि आपको कितना आता है पहले, फिर उसके बाद मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ताकि आपको अपनी हकीकत पता चले कि आप कितने पानी में हो, कितनी चीज़ें आपको आती है, कितनी नहीं आती, और जहाँ गलती होगी वहीं आप सीखोगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम पे आपको चीज़ों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, लाइक भी कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम बताओ उनका। कौन है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी? तो आंसर होगा राजीव गौबा। तो अभी केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो मतलब आप कह सकते हो कैबिनेट सचिव के रूप में तीसरी बार लगातार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी होता है। अच्छा, माइंड में आ रहा होगा आपके कि पहले हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? तो आंसर होगा NR पिल्लई। जानते हो अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। और अटॉर्नी जनरल है R वेंकटरमणि। और अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे जनार्दन प्रसाद। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा के एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांव और उत्तर प्रदेश के 4 गांव के नाम बदलने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रेलवे स्टेशन ही होगा जिसका नाम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन है। ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और इसका नाम बदल के क्या किया जाएगा, ये भी तो माइंड में आ रहा होगा आपके। तो इसका नाम बदल के उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन किया जाएगा। मतलब ये समझ लो आगे उदयगिरी लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। तो यही है हमारे केंद्र सरकार की दादागिरी, इसके आगे लगा दिया उदयगिरी, उदयगिरी। अच्छा, इसी तरह से कुछ और रेलवे स्टेशन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो मध्य प्रदेश का जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। अभी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया था। और राजस्थान का मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया। और कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया। तो ये कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम अभी बदले गए थे, न्यूज़ में थे, ध्यान रखना ये। अब स्टार्ट होती है आपकी फटाफट सीरीज। तो फटाफट से पहले मैं आपका टेस्ट लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे।
ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज कर लो, आप आराम से क्वेश्चन लगाओ और मैं अब आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आप चेक कर लेना कितने प्रश्न आपके सही है और कितने गलत हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्कोर क्या रहा आपका, मैं भी तो देखूँ परफॉर्मेंस क्या चल रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स का हम रिवीजन करेंगे और ये शीट फिर से रिपीट हो रही है, तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है और सारे प्रश्न आपके सही भी होने चाहिए। किस किस के सारे प्रश्न सही हैं और किस किस के गलत है बताना मुझे। तो रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है A.K. भट्टाचार्य, इन्होंने अभी बुक लिखी है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक। अगले नाम है, बुक का नाम पढ़ते हैं, रिंग साइड, इसको लिखा है विजय दर्डा ने। फिर है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम की बुक लिखी रूपा पाई ने। अगली है गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ, इसको लिखा है आदित्य भूषण ने। द गोल्डन ईयर्स बुक को लिखा रस्किन बॉन्ड ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक को लिखा अमिताभ कांत ने। रिफ्लेक्शन को लिखा है नारायण बागुल ने। स्मोक एंड एशेज नाम की बुक को लिखा है अमिताभ घोष ने। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम की बुक को लिखा बोरिया मजूमदार ने। और ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ को लिखा शांतनु गुप्ता ने। बताओ फिर आपका क्या स्कोर रहा। अब तो फुल में से फुल आए होंगे ना, मजे आ गए, क्योंकि भाई शीट रिपीट हुई है तो फुल तो बनने भी चाहिए। बाकी अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अर्थ ओवरशूट डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 अगस्त को। फिर आपसे पूछा अभी 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी, तो आंसर होगा ONGC विदेश। और 13वीं महारत्न कंपनी, ये भी याद रखो, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड होगी। फिर पूछा अभी दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन ये कहाँ पे स्थापित की गई, तो आंसर होगा चाइना में। फिर पूछा अभी फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने, डी गुकेश बने। फिर पूछा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, गुवाहाटी में। फिर पूछा अभी पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया, 28 जुलाई को। फिर पूछा अभी किसने आकाश का पहला, जो आकाश मिसाइल है उसका पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर DRDO को बनाकर सौंपा, तो आंसर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। फिर पूछा अभी झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट को कहाँ पे लॉन्च किया गया, बंगलुरु में। फिर पूछा था अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया, भोपाल में। और आखिरी प्रश्न पूछा था नाबार्ड ने किस राज्य में ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजनाओं के लिए 1974 करोड़ रुपए मंजूर किए, तो आंसर होगा राजस्थान। और एक बार फिर याद दिला दूं, सेशन को शेयर ज़रूर कर देना भूलना मत अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे या टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करना, दिल से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और लाइक भी कर देना नहीं करा तो। बाकी क्विज बना के अपलोड कर दी जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं PDF मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई, तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।